डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की एक नई थ्योरम को फिर से प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो आज हमारी जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। प्रत्येक आबेली ग्रुप का विभाग ग्रुप का मतलब क्वोशंट ग्रुप या खंड ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, एक ही बात है सभी यहाँ पर भी आवेली होता है, परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं। यहाँ पर ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि यदि आपके पास कोई आवेली ग्रुप हो, तो आवेली ग्रुप के बारे में हम पहले से जानकारी रखते हैं कि आवेली ग्रुप कौन सा होता है कि कोई ग्रुप जो ग्रुप होने के साथ साथ कॉम्यूटेटिव वाली जो प्रॉपर्टी है यानी क्रम विनिमेयता वाला जो गुणधर्म है उसको भी यदि साथ रखता है तो उस कंडीशन में वह ग्रुप आवेली ग्रुप होता है। तो ये जानकारी हमें पहले से यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे, कोई ना कोई एक एग्जाम्पल लेंगे या कंसीडर करेंगे कि हम कोई व्यापक रूप में कोई ग्रुप ले लेंगे, कौन सा, आवेली ग्रुप। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या बनाएंगे, एक विभाग ग्रुप की जनरेशन करेंगे, वहाँ पर उसको हम बनाएंगे, वहाँ पर जनरेट करेंगे और फिर उसको जांच करेंगे कि यदि वहाँ पर वो कॉम्पिटेटिव है तो कहेंगे कि विभाग ग्रुप भी क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। लेकिन इसका विलोम मतलब कि यदि कोई विभाग ग्रुप क्रम विनिमय है तो वो आवेली भी हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम प्रूव करना है आज हमें यहाँ पर। तो जब हमें इसको विलोम की यदि हमें आवश्यकता होगी प्रूव करने की, तो ये कुछ कंडीशंस में तो वेरीफाई हो जाता है कि कुछ कंडीशंस में तो जो विभाग ग्रुप है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो उस कंडीशन में ग्रुप भी कॉम्यूटेटिव होता है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी शेष बचते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, और हमारी कोई भी स्टेटमेंट थ्योरम का रूप तभी ले पाता है जब वो एवरी कंडीशन में या हर स्थिति के अंतर्गत वो सदैव सर्वमान्य हो। यहाँ पर यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर कंट्राडिक्शन पैदा होता है, और उसके फिर रिजल्ट कैसे आते हैं कि विलोम सदैव सत्य हो यह आवश्यक नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं थ्योरम की ओर यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई आवेली ग्रुप यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस आवेली ग्रुप की सहायता से आपको एक विभाग ग्रुप की रचना करनी होगी। विभाग ग्रुप का मतलब क्वोशंट ग्रुप की यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि माना आवेली ग्रुप G है तथा H G का उपग्रुप है। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा G क्या है, एक आवेली ग्रुप है, और H G का क्या है, उपग्रुप है यहाँ पर। अब हमारे पास जब सब ग्रुप वाली हमने जो थ्योरम हमारी जो एक्सरसाइज थी उपग्रुप वाली, तो वहां पर एक स्टेटमेंट था कि यदि हमारा ग्रुप यदि आवेली ग्रुप है उस कंडीशन में उसका यदि हम कोई सब ग्रुप बनाते हैं तो सब ग्रुप भी डेफिनेटली क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा, या कहेंगे कि वो भी क्या होगा, आवेली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि G आवेली है, चूंकि G आवेली है इंप्लाइज दैट H भी आवेली होगा। आवेली उपग्रुप है, आवेली का मतलब क्रम विनिमय उपग्रुप है कि जब हमारा G आवेली है उस कंडीशन में H को सब ग्रुप कह रहे हैं तो हमारा जो सब ग्रुप है वो भी क्या होगा, आवेली होगा। यानी हमने जिसको सब ग्रुप लिया है वो क्या है, एक आवेली ग्रुप है। यानी यहाँ पर अवयवों का जो क्रम विनिमयता वाला जो नियम है वो लागू हो रहा है यहाँ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यदि हमें विभाग ग्रुप बनाना है तो विभाग ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होना अनिवार्य है। बिना नॉर्मल सब ग्रुप के हम विभाग ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि विभाग ग्रुप का जनरेशन कैसा होता है कि विभाग ग्रुप में वो सारे दक्षिण कोसेट्स आते हैं जो कि किसी नॉर्मल सब ग्रुप के द्वारा बनाए गए हो यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास H अभी भी क्या है, एक उपग्रुप है, लेकिन हमने देखा कि इस उपग्रुप में आवेली होने का गुणधर्म भी विद्यमान है, और हम जानते हैं कि यदि कोई सब ग्रुप आवेली होने का गुणधर्म भी यदि रखता हो तो वही हमारा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप में भी यही था कि लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट, या कहीं कि वहां पर क्रम विनिमय गुणधर्म भी यदि उपस्थित हो तो उस कंडीशन में ही क्या बन जाता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है वो। ठीक है, तो वो कंडीशन में हमारे यहाँ पर विद्यमान है, किसमें, H में, किसके कारण, क्योंकि G क्या है, आवेली है, तो H भी क्या होगा, आवेली होगा। आवेली का मतलब क्रम विनिमय होगा, यानी H में क्या विद्यमान हो गया, क्रम विनिमयता वाला गुणधर्म विद्यमान हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, इंप्लाइज दैट H नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप का कारण समझ गए ना आप, क्यों लिख दिया इसको डायरेक्ट हमने नॉर्मल सब ग्रुप, इसलिए लिख दिया क्योंकि H क्या है, आवेली है, तो आवेली होने के कारण इसमें क्रम विनिमयता गुणधर्म विद्यमान था, और जब किसी उपग्रुप में क्रम विनिमयता वाला गुणधर्म हो तो वही हमारा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप में भी यही था कि यदि हमारे पास कोई दो एलिमेंटों के लिए
कि यदि आप वहां से सब ग्रुप से एलिमेंट ले रहे हो तो उनके लिए उसका लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट हो, तो उस कंडीशन में क्या होता था, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता था। तो लेफ्ट और राइट जो कोसेट्स है वो बराबर होना एक ही कंडीशन में शो हो पाता है कि जब वो क्या हो, क्रमहीन में हो वहां पर। तो हमारा H ऑलरेडी क्या है, क्रमहीन में, तो क्या लिख दिया कि H नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि जो H है वो क्रमहीन में ग्रुप है, H क्रमहीन में ग्रुप है। तो इस कारण से हमने क्या लिख दिया कि हमारा जो H है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इस कारण से हमने लिख दिया, क्योंकि H क्रमहीन में ग्रुप है तो इस कारण से H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमारी जो हमको चाहिए था कि हमें जो विभाग ग्रुप बनाना है उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, एक नॉर्मल सब ग्रुप की, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हमें प्राप्त हो गया। अब हम बना सकते हैं इसके विभाग ग्रुप यहाँ पर। तब प्रत्येक फॉर ऑल A इज द एलिमेंट ऑफ G के लिए, प्रत्येक A इज द एलिमेंट ऑफ G के लिए, कि जब भी हम G से कोई एलिमेंट लेंगे तो उस कंडीशन में HA इज द एलिमेंट ऑफ G अपॉन H, कि जब भी हम G से कोई एलिमेंट लेते हुए राइट कोसेट्स की यदि बात करें तो राइट कोसेट्स सदैव किसके होते हैं, विभाग ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया कि HA इज द एलिमेंट ऑफ G अपॉन H, यानी कौन, किसके, विभाग ग्रुप के। यहाँ पर विभाग ग्रुप का मतलब आप समझ ही गए थे कि यदि नॉर्मल सब ग्रुप को लेकर यदि आप कोसेट्स का कोई कलेक्शन लेते हो जो कि हमारा G अपॉन H कहलाता है, तो उसका प्रत्येक अवयव विभाग ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो उसके बेसिस पे हमने क्या कह दिया कि फॉर ऑल A इज द एलिमेंट ऑफ G के लिए HA इज द एलिमेंट ऑफ G अपॉन H, जहां पर G अपॉन H क्या है, एक विभाग ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से HB इज द एलिमेंट ऑफ G अपॉन H, जहां B इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। तो हमने क्या ले लिए, G अपॉन H यानी विभाग ग्रुप के दो एलिमेंट ले लिए यहाँ पर, क्योंकि हमें शो क्या करना है, हमें ये तो दर्शाना है यहाँ पर कि जो विभाग ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, आवेली ग्रुप होगा। अब हमें G अपॉन H के बारे में हमने जब शुरुआत किसकी थ्योरम पढ़ी थी, विभाग ग्रुप पढ़ने के लिए, तो वहां पर हमने यही समझा था कि जो G अपॉन H होता है, G अपॉन H वैसे तो क्या होता है आपका, क्या होता है कि ये आपके राइट जो कोसेट्स होते हैं उनका सेट होता है। वहां पर हमने पढ़ा था सेट ऑफ कोसेट्स, सेट ऑफ कोसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, G अपॉन H होता है। ये हमने पढ़ा था कि जो सह समुच्चयों का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, G अपॉन H कहते हैं। और फिर हमने एक नेक्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि G अपॉन H ऑलवेज क्या होता है, एक ग्रुप होता है। किसके लिए, अंडर द ऑपरेशन ऑन G, कि जो कि G पर जो ऑपरेशन था उसी ऑपरेशन के तहत G अपॉन H होता है, वो भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो उसके बेसिस पे हमें सीधा सा ही पता था कि G अपॉन H यदि बनाऊंगा तो निश्चित ही क्या होगा, ग्रुप होगा। और उस ग्रुप का नाम क्या होता है सदैव, विभाग ग्रुप है या कोशेंट ग्रुप है या खंड ग्रुप है, यहाँ पर ये उसके नाम होते हैं वहां पर। तो इस वजह से मैंने सीधा क्या लिख दिया कि G अपॉन H क्या होगा, विभाग ग्रुप होगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके हमने दो एलिमेंट ले लिए यहाँ पर। अब इन दोनों एलिमेंट के लिए मुझे ये शो करना है कि ये दोनों किस रूल को फॉलो करेंगे, कॉम्यूटेटिव जो हमारा गुणधर्म है उसको फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो मैंने नेक्स्ट लिखा तब HA डॉट HB, जब दो एलिमेंट इस विभाग ग्रुप के हैं तो इनके अवयवों का क्रम इनमें दिखाना कैसे शो होगा कि यदि HA डॉट HB लिखता हूं तो इनका बराबर में किसके आ जाना चाहिए, HB डॉट HA के बराबर वो आ जाने चाहिए। यदि ऐसा है तो कह देंगे कि विभाग ग्रुप भी हमारा क्या होगा, क्रम इनमें होगा। इट मींस दैट कि प्रत्येक आवेली ग्रुप का विभाग ग्रुप भी क्या होता है, आवेली होता है। ये हमें समझ में आ जाएगा। फिर इसका कन्वर्ज लेकर चलेंगे, फिर उसको प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि HA डॉट HB। अब हम जानते हैं कि दो सहसमुच्चयों का गुणन, कि जब तो राइट सहसमुच्चय हो चाहे तो लेफ्ट सहसमुच्चय हो तो उनका गुणन किस तरीके से होता है, ये हमने अलग से डेफिनेशन पढ़ी थी शुरुआत में कि दो सहसमुच्चयों का गुणन हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, H डॉट AB। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि HA डॉट HB हो तो कैसे डिफाइन करते हैं कि H डॉट AB। और हमने एक योगात्मक वाला पढ़ा था कि यदि योगात्मक हमारे सहसमुच्चय कि H प्लस A डॉट H प्लस B हो तो इसके लिए हमने पढ़ा था कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसको लिख सके H प्लस AB, इस तरीके से लिखते हैं। ये पढ़ा था ना वहां पर हमने कि दो सहसमुच्चयों को कैसे गुणा किया जाता है, तो इस तरीके से गुणा किया जाता है। यदि गुणन वाली संक्रिया हो तो, और योगात्मक संक्रिया वाली हो तो हम इस तरीके से उनको गुणा करते हैं यहाँ पर। तो ये चीज हमने पहले से एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पर इन चीजों को अच्छे से समझा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि HA डॉट HB इक्वल टू HAB। फिर हम जानते हैं क्या, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि HAB को मैं लिख सकता हूँ HBA। किस कारण से लिख दिया, क्योंकि A, B इज द एलिमेंट ऑफ G, और G क्या है, एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। यहाँ पर लिखा है देखो, G एक आवेली ग्रुप है, तो G के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कैसा हो जाएगा कि BA डॉट AB हो जाता है।
क्योंकि क्या है, जी क्या है, एक आबेली ग्रुप है, शुरुआत में लिखा है ना यहाँ पर, तो उसके बेसिस पे कि ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी ए लिख सकता हूँ। अब वही बात आ गई ये तो कि ये तो अभी भी क्या है कि एच ए डॉट एच बी के बराबर है, तो जब इन दोनों का गुणनफल ऐसे डिफाइन हो सकता है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा क्या, ये तो तब आया होगा जब मैंने इसको ऐसे लिखा होगा, यही तो आया होगा तब जाके कि एच बी डॉट एच ए होगा, तब जाके ऐसा आया होगा। यानी हम लेकर कैसे लेते हैं, एच ए डॉट एच बी और निकल कर क्या आ रहा है हमारा एच बी डॉट एच ए, तो क्या लिख देंगे एच ए डॉट एच बी, तो एच ए डॉट एच बी इज इक्वल टू एच बी डॉट एच ए, इंप्लाइज दैट कि जो हमारा G अपॉन H है, G अपॉन H आबेली विभाग ग्रुप है, कि हमारा जो G अपॉन H है वो क्या प्रूव हो गया, विभाग ग्रुप हो गया, कौन सा, आबेली प्रूफ वाला, आबेली वाला यहाँ पर, तो लिख दिया G अपॉन H आबेली विभाग ग्रुप है, या जो कॉम्यूटेटिव कोशेंट ग्रुप है ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी हमारा यहाँ तक का काम हो गया कि ग्रुप भी आबेली होता है। अब लेकर चलेंगे विलोम यहाँ पर, तो विलोम के लिए समझिए, यहां लिख देता हूं मैं विलोम के लिए इसको, कन्वर्ज या कहीं इसको विलोम, तो विलोम के लिए इसको प्रूव करना है यहाँ पर। तो विलोम के लिए हम इसको एग्जांपल के रूप में लेते हैं यहाँ पर, और एग्जांपल हम कौन सा लेते हैं कि माना S3 क्रमचयों का ग्रुप है, क्रमचय ग्रुप कह दो, चाहे आप क्या कह दो, क्रमचयों का ग्रुप कह दो, क्रमचय ग्रुप, कि माना S3 क्या है, एक क्रमचय ग्रुप है। क्रमचय ग्रुप हमने जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ी थी परम्यूटेशन, उसके अंतर्गत था। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक कुछ एलिमेंट्स को लेकर यदि आप परम्यूटेशंस का कोई सेट बनाते हो तो वह सेट ऑलवेज क्या होता है, ग्रुप होता है। ये हमने वहां पर थ्योरम के बेसिस पे पढ़ा था कि प्रत्येक क्रमचयों का ग्रुप, प्रत्येक क्रमचयों का समुच्चय हमेशा एक ग्रुप होता है। तो उसी से हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि माना S3 क्रमचयों का ग्रुप है यहाँ पर। अब S3 तीन एलिमेंटों को लेकर बना था, वो भी हमने समझा था कि जो S3 था वो तीन अवयवों को लेकर बना था यहाँ पर, और तीन अवयव हम मान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं आपके, 1 2 3 को लेकर बना है, कि जो हमारा S3 है वो तीन अवयव 1 2 3 को लेकर बना है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि यदि तीन अवयवों को लेकर बना हुआ समुच्चय यदि S3 है तो इस समुच्चय S3 में बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी होती है, और वहां पर हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसके बेसिस पे कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। इट मींस दैट कि कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट। तो S3 में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6। तो मैंने यहाँ पर इसको मेंशन भी कर दिया कि जो S3 है वो कैसा होगा। सबसे पहला एलिमेंट तो क्या आ जाएगा, 1 की संक्रिया 1 पर, 2 की 2 पर, 3 की 3 पर, पहला एलिमेंट तो ये लिख दिया। दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा इसका, 1 2 3, और यहाँ क्या कर दिया, 3 2 1, 3 2 1 कर दिया। एक क्या कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं कि 1 2 3, एक कर सकते हैं 3 1 2, हो गया। ये तो तीन अवयव तो यहाँ मिल गए। और आगे बढ़ाऊं मैं यहाँ पर, तो और आगे क्या लिख सकता हूँ, 1 1, और यहाँ लिख दिया 2 3, और यहाँ लिख दिया 3 2, एक अवयव ऐसा हो सकता है। और आगे यदि बढ़ाऊं इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, और मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 2 3, और यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया मैंने 3 2 1, ऐसा भी हो जाएगा। एक कैसा हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा, यहाँ लिख दिया मैंने क्या, 3, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ 2, और यहाँ लिख देता हूँ 1, और यहाँ क्या लिख देता हूँ 3। अब देखिए इनके अलावा भी कोई और एलिमेंट भी शेष रहता है क्या, जो 6 एलिमेंट हमको चाहिए थे वो 6 एलिमेंट अलग अलग हमें इस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। जहाँ पर जो पहला एलिमेंट है तो आइडेंटिटी के नाम से कहलाता है। आप जानते हो कि जब खुद की मैपिंग खुद पर होती है तो उस परिस्थिति में वो क्या कहलाता है, आपका तत्समक अवयव कहलाता है। तो लिख दिया हमने S3 के 6 जो एलिमेंट हमें मिलने वाले थे, 6 के 6 एलिमेंट हमने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, सारे के सारे भिन्न है। इनके अलावा हमें और कोई मैपिंग नहीं मिलेगी, और यदि लिखने की कोशिश भी करेंगे तो वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगी जो कि रिपीटेशन होगा वो। अब रिपीटेशन को आप सेट के अंदर दोहराते नहीं हो, इसका मतलब हमें 6 से अधिक इसके एलिमेंट नहीं प्राप्त हो सकते। तो हमने क्या ले लिया कि S3 हमारा क्या है, एक क्या है, समुच्चय यहाँ पर, या कहें कि ये ग्रुप है यहाँ पर। अब ये ग्रुप भी कौन सा है कि हमने देखा था वहां पर कि जो हमारे जो परम्यूटेशंस का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, अनाबेली होता है, या कहीं नॉन कम्यूटेटिव होता है। तो हमने के लिए कि माना S3 क्रमचय ग्रुप है जो कि अक्रम विनिमय है, ये भी हमने देखा था कि कभी भी
जो गोफ होता है वो नेवर इक्वल टू फोग, ये हमने वहां पर पढ़ा था कि जो संयुक्त फलन संक्रियाएं होती हैं वो कभी भी क्या नहीं शो करती हैं, कॉम्यूटेटिव नहीं शो कर सकती हैं कंडीशन के लिए। तो हम ये जानते हैं कि गोफ नॉट इक्वल टू फोग, कि जो संयुक्त संक्रियाएं होती हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती हैं। तो हमारा जो S3 है वो दो क्रमचयों का गुणनफल के कारण ही तो डिफाइन हो रहा था ये, तो उसके बेसिस पे कह दिया कि ये क्या है, एक अक्रमिन में है। क्यों है? क्योंकि यदि मैं एक क्रमचय यहाँ से ले लूँ, एक क्रमचय यहाँ से ले लूँ, तो पहले क्रमचय को मैं G नाम दूं, दूसरे क्रमचय को मैं F नाम दूं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो आपके पहले को यदि मैं यहाँ ले लूँ, दूसरे को यहाँ ले लूँ, तो उसके बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने वहां पर जांच भी की थी और गलत भी आया था वहां पर, भले चाहे आप यहाँ पर भी जांच कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे हमें पता था पहले से ये कि जो S3 होता है, यानी जो परम्यूटेशंस के जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, अक्रमिन में होते हैं। तो हमने एग्जांपल किसका लिया, अक्रमिन में ग्रुप का एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको कंट्राडिक्शन पैदा करना है यहाँ पर कि इसका विलोम सदैव सत्य हो, ये कोई आवश्यक नहीं है यहाँ पर। अब ये कब होगा कि जब हम एक ऐसा विभाग ग्रुप लेंगे जो खुद तो क्या हो, क्रमिन में हो, लेकिन जिस ग्रुप से वो बना है वो क्या नहीं हो, अक्रमिन में हो, यानी वो खुद ग्रुप क्या हो, अक्रमिन में हो। तो हो जाएगा विरोध यहाँ पर कि ग्रुप तो है अक्रमिन में, लेकिन इसका जो विभाग ग्रुप हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें क्रमिन में प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो हमारी थ्योरम का जो कन्वर्ज है वो हमें क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा हमारा वो। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया कि जो कि अक्रमिन में है, हो गया। किसके कारण है ये पता है ना आपको कि संयुक्त फलन संक्रियाएं क्या नहीं होती है, क्रमिन में नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूं, क्योंकि संयुक्त फलन संक्रिया अक्रमिन में होती है, अक्रमिन में। संयुक्त फलन संक्रिया अक्रमिन में होती है, तो इसके बेसिस पे क्या कह दिया कि हमारा जो गुणनफल होगा क्रमचयों का वो क्या होगा, नॉन कॉम्यूटेटिव होगा। हो गया। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यानी इसका हम क्या लेते हैं, एक सब ग्रुप लेते हैं। अब ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में आ जानी चाहिए कि हमने जब परम्यूटेशंस जो ग्रुप पढ़े थे तो वहां पर एक थ्योरम पढ़ी थी कि यदि Sn एक ग्रुप है, परम्यूटेशंस का यदि ग्रुप है, तो वहां पर हमने An एक ग्रुप पढ़ा था जिसको कहा था एकांतर ग्रुप। एकांतर ग्रुप कह दो, चाहे इसको कह दो आप सम क्रमचयों का ग्रुप या कह दो विषम क्रमचयों का ग्रुप, जहां पर देखा था इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, n फैक्टोरियल बाई 2 होते हैं, यानी जितने एलिमेंट Sn में होते हैं उससे आधे होते हैं इसमें। वहां पे हमने एक थ्योरम के रूप में पढ़ा था कि यदि Sn क्रमचयों का एक ग्रुप है तो An सम क्रमचयों का ग्रुप सदैव एक ग्रुप होगा और उसमें अवयवों की संख्या n फैक्टोरियल बाई 2 होती है या उसका ग्रुपांक n फैक्टोरियल बाई 2 होता है। यदि आपको याद नहीं हो तो आपके पिछले कॉपी के जो पेज है उनको टर्न करके देखना, हमने ये थ्योरम वहां पर पढ़ी थी वहां पर। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम इसका एक सब ग्रुप आसानी से बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब वो काम हमें करना है, तो मैं इसका एक सब ग्रुप लेता हूँ यहाँ पर। तथा A3 तथा A3 S3 का उपग्रुप है, S3 का उपग्रुप है। किस कारण से? क्योंकि ये क्या है, एकांतर ग्रुप है। एकांतर ग्रुप का मतलब कि ये सम क्रमचयों का ग्रुप कहलाया था वहां पर, कि हमने जिसको अल्टरनेटिंग जो ग्रुप के नाम से इसको डिनोट किया था An यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 एलिमेंटों पर है, तो 3 एलिमेंटों पर कितना हो जाएगा, ये A3 के नाम से होगा। तो A3 S3 का एक ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ये जांच करना है कि जो A3 है उसके यदि कोसेट्स को लेकर यदि मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट बनाऊं, या मुझे ये जांच करनी हो कि ये जो मेरा उपग्रुप है ये कौन सा होगा, ये हमारा कौन सा होगा, कि मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर जांच करनी है यहाँ पर। तो शुरुआत में तो मैंने क्या ले लिया कि A3 मेरा क्या है, S3 का एक उपग्रुप है यहाँ पर, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे इसमें अवयवों की संख्या दिखानी है यहाँ पर। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, इसमें सारे के सारे सम क्रमचय होंगे। तो सम क्रमचय यदि आप देखो यहाँ पर, तो पहले वाला जो तत्समक जो क्रमचय होता है सदैव क्या होता है, सम क्रमचय होता है। तो A3 में एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, A3 का एलिमेंट हो जाएगा आपका सबसे पहला तो कौन सा होगा, पहले वाला ही, यानी 1 2 3 एंड 1 2 3, पहला एलिमेंट तो यही हो जाएगा आपका A3 का, क्योंकि A3 क्या है, एक समक्रमचयों का समुच्चय। तो इसमें सारे एलिमेंट वो आएंगे जो इवन हो, और इवन तथा ऑड की डेफिनेशन आपने वहां पर समझी थी कि इवन परम्यूटेशन कौन से होते हैं, कि जिनके ट्रांसपोजिशंस काउंटिंग में यदि इवन हो तो वो जो आपके परम्यूटेशंस हैं वो कौन से होते हैं, इवन परम्यूटेशंस।
और यदि जिन परम्यूटेशंस के ट्रांसपोजिशंस यानी पक्षांतरों की संख्या यदि विषम हो तो उस कंडीशन में वह हमारे जो परम्यूटेशंस होते हैं वो ऑड परम्यूटेशंस होते हैं। तो वो चीज हमने यहाँ पर मेंशन की और ये भी पढ़ा था कि हमने उसके कुछ विशेष गुण पढ़े थे कि प्रत्येक जो हमारा तत्समक्रमचय होता है वह एक समक्रमचय होता है। फिर हमने पढ़ा था दो समक्रमचयों का गुणनफल एक सम होता है, दो विषम क्रमचयों का गुणनफल भी एक सम होता है, एक सम तथा एक विषम का गुणनफल सदैव विषम होता है। ये सब प्रॉपर्टी वहां पढ़ी थी। तो उसी के अंतर्गत हम जानते हैं कि तत्सम क्रमचय सदैव सम होता है, तो हमने डायरेक्ट एक तो डायरेक्ट लिख लिया तत्सम क्रमचय को। तो अब बाकी के कौन कौन से आएंगे उनको और देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट कौन सा है आपका ये वाला, तो इसको मैं पक्षांतरों के रूप में लिखूं तो एक तो मुझे क्या मिलेगा, एक की मैपिंग हो रही है 3 पर और फिर 2 की मैपिंग 2 पर हो रही है। ये हमारा आ जाएगा 1 3 1 2 करो इसको, 3 1 2 तो वो हो ही गया। तो मैं क्या लिखूं इसको यहाँ पर, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया था ना यहाँ पर, तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 2 1, ये तो हो गया। हम इसको लिख लेते हैं 2 1 3 1, इस तरीके से 2 3 1 के रूप में लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक की मैपिंग किस पर हो जाएगी 2 पर, फिर 2 की मैपिंग किस पर हो जाएगी 2 की मैपिंग हमारी हो जाएगी 3 पर। तो एक तो मुझे ये मिलेगा, इसको यदि पक्षांतरों के रूप में मैं लिखूं यहाँ पर, ये तो साइकिल के रूप में हो गया कि जब मैंने इसको साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट किया तो मुझे ये मिला यहाँ पर। फिर इसको पक्षांतरों के रूप में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 1 3 और एक क्या आ जाएगा 1 2। जानते हो ना, पहले को कनेक्ट करते हैं तीसरे से, फिर पहले को कनेक्ट करते हैं दूसरे से, जब तक कि हमारा जो साइकिल है वो पूरा नहीं हो जाता। तो हो गए 2 पक्षांतर, यानी ये किसके अंतर्गत आ रहा है, समक्रमचय के अंतर्गत ही आ रहा है यहाँ पर। दूसरा देखा अगला वाला, तो अगले में क्या हो रहा है, एक की मैपिंग किस पर हो रही है 3 पर, फिर 3 की मैपिंग किस पर हो रही है 2 पर। तो दूसरा जो हमारा साइकिल हमें ये प्राप्त होगा। इसको यदि ट्रांसपोजिशंस के मैं रूप में लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 2 और एक क्या मिलेगा 1 3, यानी यहाँ पर भी पक्षांतरों की संख्या कितनी है 2 और यहाँ पर भी कितनी है 2। तो ये हमारे दोनों क्या हैं, ये भी किसके अंतर्गत आ गए, हमारे समक्रमचयों के अंतर्गत आ गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो दूसरा समक्रमचय कौन सा होगा आपका 1 2 3 2 3 1। समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोजिशन की जो संख्या है वो 2 प्राप्त हो रही है। ये आपको देखो समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा यदि जो आपने पहले की जो चीजें हैं वो नहीं पढ़ी होगी, तो जो हमने परम्यूटेशंस जो ग्रुप वगैरह पढ़े थे वो यदि नहीं पढ़े होंगे तो। ठीक है, अगले यदि आगे चले तो हमें क्या प्राप्त होगा, आगे यहाँ से एक ये भी हमारा समक्रमचय था, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 एवं 3 1 2। इसको भी मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, समक्रमचय हमें प्राप्त हो गए, क्योंकि हमें 3 प्राप्त होते हैं। जब हमने हमारे पास S3 में संख्या 6 थी तो हमें प्राप्त होता है कि n फैक्टोरियल बाय 2, जो एकांतर ग्रुप है उसमें अवयवों की संख्या कितनी प्राप्त होती है n फैक्टोरियल बाय 2। तो यहाँ कितने थे 6, तो 6 का आधा कितना होगा 3। तो हमें समक्रमचय में कितने प्राप्त होंगे, समक्रमचयों के समुच्चय में 3 हमें क्या प्राप्त होंगे, एलिमेंट प्राप्त होंगे। तो 1 2 3 हमें प्राप्त हो गए। यदि आगे भी यदि आप जांच करना चाहो बचे हुए 3 एलिमेंटों की, तो ये आपको कौन से प्राप्त होंगे, विषम, तो वो हमारे इसमें शामिल हो नहीं सकते। तो इनकी भी मैं जांच कर लेता हूँ एक बार। तो इनको मैं यदि जांच करूँ यहाँ से तो मुझे प्राप्त होगा, पहले वाले को देखो 1 की मैपिंग 1 पर हो रही है तो 1 को तो हटा दो क्योंकि हमारे कोई काम का नहीं। 2 की किस पर हो रही है 3 पर, और फिर 3 की किस पर हो गई 2 पर। तो ये क्या है, एक ही मिला आपको पक्षांतर, इसका मतलब क्या है, ये विषम है, यानी अगला वाला हमें क्या मिल गया, विषम। एक ये वाला देखो, 1 का किस पर हो रहा है 3 पर, फिर देखा 3 का किस पर हो रहा है 1 पर, और 2 अकेला रह गया। तो ये भी हमारा क्या है, पक्षांतर संख्या 1 है, तो ये भी कौन सा होगा आपका, विषम होगा। तीसरा वाला देखो, 1 की किस पर हो रही है 2 पर, और 2 की किस पर हो रही है 1 पर, यानी रिपीट हो गया ये तो, और 3 की खुद से खुद पर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक क्रमचय, एक हमें ट्रांसपोजिशन मिला, और जब एक ट्रांसपोजिशन मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, विषम। तो हमने देखा कि बाकी के जो 3 थे वो क्या हो रहे हैं, विषम, और विषम को हम A3 के अंदर शामिल कर नहीं सकते क्योंकि हमने जिस समुच्चय को लिया है वो क्या है, इवन परम्यूटेशंस का है यहाँ पर। ठीक है, और ये कौन से हैं, ऑड परम्यूटेशंस, तो इस वजह से इन तीनों को हम यहाँ पर नहीं ले सकते। तो बात समझ में आ गई आपको कि तथा A3 S3 का एक सब ग्रुप है, किस कारण से, एकांतर होने के कारण से। अब एकांतर में नेसेसरी ये नहीं है कि आप केवल इवन को लो, आप ऑड को ले लोगे तब भी सेम कंडीशन आएगी, लेकिन अब की बार फिर इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। और कौन से लेने पड़ेंगे, ये जो 3 है नीचे वाले, ये हमें लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई यहाँ पर कि हमारे पास जो A3 है वो हमें क्या मिला, क्या मिल गया A3 हमें यहाँ पर, A3 हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक समक्रमचयों का समुच्चय प्राप्त हुआ है यहाँ पर। अब हमें ये देखना है यहाँ पर, क्या ये समक्रमचयों का समुच्चय नॉर्मल
अब हमें ये देखना है कि जो हमारा S3 जो हमारा A3 था क्या वो कॉम्यूटेटिव गुणधर्म रखता है या नहीं रखता है, या यूं कहें कि ये नॉर्मल सबग्रुप बनने की क्वालिटी रखता है या नहीं रखता है। नॉर्मल सबग्रुप का मतलब समझते हो ना। तो हम ये जांच करेंगे अब कि हमारा जो A3 है, ये देखो हमारे इस क्वेश्चन में हमें क्या सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि यदि मैं इसको डायरेक्ट यदि बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा नहीं वहाँ पर कि ऐसा ऐसा क्यों होगा यहाँ पर। इस वजह से इसको पूरा पढ़ रहा है कि जो इसमें वास्तविकता है ना उसको मैं आपको सामने रख रहा हूँ यहाँ पर कि वास्तव में है क्या यहाँ पर। तो हमने ले लिया था कि A3 क्या है, अभी तक तो एक उपग्रुप है। उपग्रुप इसलिए है क्योंकि इसमें तत्समक अवयव भी विद्यमान है। तत्समक अवयव का प्रतिलोम खुद होता है और ये इसका प्रतिलोम ये होता है, इसका प्रतिलोम ये होता है, यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान हो गया। दो अवयव की संक्रिया कराओगे तो रिजल्ट इसी के अंतर्गत आएगा। तो यानी ये ग्रुप के सारे गुणधर्म रखता था, इस कारण से S3 को हमने क्या कहा था, उपग्रुप कहा था। और यदि ऐसा नहीं आप स्वीकार करते तो हमारी थ्योरम पे चले जाओ जो हमने वहां पर पढ़ी थी, और वहां पर थ्योरम का स्टेटमेंट था कि प्रत्येक क्रमचयों का ग्रुप का जो AN है वो सबग्रुप होगा। किस कारण से होगा, क्योंकि ये सम क्रमचयों को लेकर बना है और इसमें ग्रुप के सारे गुणधर्म विद्यमान होते हैं। ये सारे गुणधर्मों की ये पालना करता है, इस कारण से जो AN है वह सदैव क्या होता है, एक सबग्रुप होता है। तो इस वजह से हमारा जो A3 था वो भी क्या होगा, एक सबग्रुप होगा। तो वो तो हमने थ्योरम के स्टेटमेंट के बेस पर डायरेक्ट इसको मान लिया यहाँ पर। और फिर भी यदि इसकी जांच करना चाहो तो जांच करके भी हम इसको जांच लिख सकते हैं कि वास्तव में क्या है, ये ग्रुप है यहाँ पर। लेकिन किससे बना था, ये S3 के अवयवों से बना है, इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, सबग्रुप हम यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर। अब हम जांच करेंगे कि A3 के बारे में कि A3 नॉर्मल होगा या नहीं होगा। तो हम जानते हैं यदि अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ G एंड बीटा इज द एलिमेंट ऑफ A3, नॉर्मल होने की कंडीशन क्या थी, हमारी डेफिनेशन कि किसी भी सबग्रुप के नॉर्मल होने की जो कंडीशन थी वो हमारी कौन सी थी, डेफिनेशन, जो कि कुछ ही लेक्चर्स पहले हमने वो पढ़ी थी नॉर्मल सबग्रुप के अंतर्गत। तो वहां क्या होता था कि अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ, यदि हमारे किसके अंतर्गत हो, A3 के अंतर्गत यदि आ जाए तो उस कंडीशन में हम A3 को क्या कहते थे, नॉर्मल सबग्रुप कहते थे। याद आया आपको कुछ वहां पर, नहीं है तो दूसरे शब्दों में देख लो कि H यदि कोई सबग्रुप है और G कोई ग्रुप है तो H G का नॉर्मल सबग्रुप होगा। किस कंडीशन के कारण, कि यदि मैं G से एक एलिमेंट ले लूं A की A इज द एलिमेंट ऑफ G and B is the element of capital H, and that condition कि A inverse is also element of capital H। ये हमारी वहां पर नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन थी। एक तो ये वाली पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने कि AH is equal to HA, जो कि कोसेट्स के लेफ्ट तथा राइट होने को समान होने की जो डेफिनेशन थी वो गुणधर्म वहां पर था। तो हमारी मेजर डेफिनेशन कौन सी थी नॉर्मल सबग्रुप की, ये वाली, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम इसकी भी जांच करेंगे, हमारे इस A3 की भी, क्या जो A3 है हमारा वाला वो एक नॉर्मल सबग्रुप बनाता है या नहीं बनाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लेकर चलते हैं। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया कि माना कि अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ G। अब अल्फा का मतलब ये नहीं कि अल्फा में एक इंडिकेशन यूज में ले रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप ये कह सकते हो कि इसके पहले एलिमेंट को आप S1 से रिप्रेजेंट करो, इसको S2 से, S3 से, S4 से, लेकिन वो थोड़ा ओड लगेगा। तो आप एलिमेंट को किसी भी रूप में लिख लो, क्योंकि इतना बड़ा लिखना उससे बढ़िया है कि हम अल्फा के रूप में उसको लिख लें यहाँ पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तब इंप्लाइज दैट कि जो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स होगा उसके बारे में आपको बताना है, कि अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स के बारे में आपको बताना है। तो इंप्लाइज केस फर्स्ट, तो हमने इसको कैसे लिखा, दो तरीके से इसको पढ़ा। कैसे, कि जब अल्फा समक्रमचय है, क्योंकि हम जानते हैं कि G से आने वाला प्रत्येक एलिमेंट, जो भी अल्फा है वो सब कहां से आ रहे हैं, G से आ रहे हैं। और G से आने वाला प्रत्येक एलिमेंट दोनों कंडीशन रख सकता है कि वो समक्रमचय भी हो सकता है और विषम क्रमचय भी हो सकता है। हमारे पास G कौन है, G कौन है, G हमारे पास है S3। तो हमने क्या ले लिया कि अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ S3। तो हमने क्या लिखा कि जब भी हमारा जो अल्फा है वो S3 से यदि आएगा तभी वो क्या बनाएगा, तभी वो हमारा इसका एलिमेंट कहलाएगा। यहाँ पर इस A3 को हमें क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो हम एक एलिमेंट तो कहां से लेंगे कि जिसको ग्रुप कह रहे हैं, तो ग्रुप किसको कह रहे हैं, S3 को, और सब ग्रुप किसको कह रहे हैं, A3 को। और A3 को हमें क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो उस कंडीशन में हमने क्या लिया, एक एलिमेंट तो कहां से ले लिया, ग्रुप से, यानी किससे ले लिया, S3 से। अब S3 में तो सारे के सारे एलिमेंट शामिल हैं, उसमें सम वाले भी शामिल हैं और विषम वाले भी शामिल हैं। समझ में आ रही है आपको बात है। अब जब हम कह रहे हैं कि पहली कंडीशन कि हमारा जो अल्फा है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, कि वो सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। तो सम यदि आएगा तो क्या रिजल्ट देगा,
और विषम आएगा तो क्या रिजल्ट देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो परिणाम है वो केवल सम ही आना चाहिए, तब जाके ही हमारा जो ये वाला A3 एक ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज कैसे कहलाएगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती। तो इस वजह से हम इसकी हर कंडीशन के लिए इसकी जांच कर रहे हैं आप, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या लिख रहे हैं कि जब अल्फा एक समक्रमच है, तो अल्फा समक्रमच होगा तो यहां से क्या मिलेगा आपको कि अल्फा बीटा एंड अल्फा इनवर्स, अल्फा बीटा एंड अल्फा इनवर्स। अल्फा एक समक्रमच है और इसके अंतर्गत से आने वाला प्रत्येक एलिमेंट, बीटा कहां से आ रहा था, A3 से, और A3 से आने वाला प्रत्येक एलिमेंट खुद क्या होता है, एक समक्रमच होता है। तो सम गुणा सम, आंसर कितना आता है, सम, किसकी हेल्प से, जो हमने उसके गुणधर्म पढ़े थे सम तथा विषम क्रमचयों के गुणनफल है उसमें, कि दो समक्रमचयों का गुणनफल एक सम होता है। तो परिणाम कितना मिला आपको यहाँ तक सम, और फिर भी ये सम आया, इसको जब आगे इनवर्स से इसकी संक्रिया कराएंगे, और ये भी पढ़ा था कि प्रत्येक समक्रमचय का प्रतिलोम भी क्या होता है, सम होता है, प्रत्येक समक्रमचय का प्रतिलोम भी क्या होता है, सम। तो जब हम इसकी संक्रिया इसके साथ कराएंगे तो परिणाम फिर से क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा यहाँ पर। तो सम ये किसके बेसिस पे लिख दिया, इज द एलिमेंट ऑफ A3, कि ये जो परिणाम होगा वो सम ही होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि समक्रमचयों का गुणनफल, समक्रमचयों का गुणनफल, गुणनफल भी सम होता है। उसके बेसिस पे हमने ऐसा लिखा कि समक्रमचयों का गुणनफल भी क्या होता है, सम होता है। इसके कारण से ये रिजल्ट जो होगा वो सदैव क्या आएगा, सम आएगा, पहले केस के अंतर्गत। तो अब दूसरी कंडीशन लेकर चलेंगे कि जब अल्फा एक विषम हो, कि जब हम S3 से कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो दोनों प्रकार की कंडीशन रख सकता है, क्योंकि S3 में सम भी विद्यमान है और विषम भी विद्यमान है, दोनों प्रकार के विद्यमान है। तो जब हम कह रहे हैं कि जब हम अल्फा को समक्रमचय यदि ले रहे हैं तो उस कंडीशन में प्राप्त परिणाम भी एक समक्रमचय हो रहा है, और समक्रमचय सारे किसके अंतर्गत आते हैं, A3 के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से क्या कह दिया कि ये जो रिजल्ट होगा वो किसके अंतर्गत होगा, A3 के अंतर्गत होगा। तो इंप्लाइज दैट कि पहली कंडीशन वेरीफाई हो रही है यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरी कंडीशन के लिए क्या होगा, अब की बार हम क्या लेंगे इसको, केस सेकंड के अंतर्गत, जब अल्फा क्या हो, विषम क्रमचय हो। तो नेक्स्ट कंडीशन आएगी आपकी जब अल्फा विषम क्रमचय हो। केस सेकंड में हम लिख रहे हैं, केस सेकंड जब अल्फा विषम क्रमचय है, विषम क्रमचय, कि जब अल्फा क्या हो, विषम क्रमचय हो। और जब विषम क्रमचय होगा तो रिजल्ट कैसा होगा, इंप्लाइज दैट कि अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां से हम अल्फा को क्या करें, विषम करें, तो विषम गुणा सम, क्योंकि बीटा तो सदैव क्या होगा, सम ही होगा, क्योंकि बीटा सदैव कहां से आ रहा था, A3 से आ रहा था, और A3 में सदैव कौन उपस्थित होते हैं, समक्रमचय उपस्थित होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि विषम गुणा सम, और विषम गुणा सम का परिणाम कितना होता है, विषम। ये वहां गुणधर्मों से याद करना है आपको, तो जैसा हमने वहां लिखा था ठीक उसी प्रकार के वही गुणधर्म वहां से आएंगे। तो विषम गुणा सम बराबर विषम, यानी ये परिणाम हमें यहाँ तक का क्या मिल गया, विषम मिल गया। और ये जो अल्फा इनवर्स है, क्योंकि ये किसको लेकर बना है, अल्फा को लेकर बना है, और अल्फा क्या एक विषम है, तो विषम का जो इनवर्स होगा वो भी विषम होता है, ये गुणधर्म भी वहां पर था। तो वहां से भी क्या होगा कि ये भी क्या होगा, एक विषम। तो परिणाम हमें जो पहले मिला था वो भी विषम है, और जो अल्फा इनवर्स है वो भी क्या है, विषम है। और दो विषम का जो प्रोडक्ट है या दो विषम का जो गुणनफल है वह सदैव क्या होता है, एक सम होता है। तो परिणाम अभी भी हमें किसका मिला, सम का मिला यहाँ पर। तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर कि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इसको मैंने अलग ले लिया, यहाँ से क्या लिखा दिया, अल्फा इनवर्स। तो यहां से लिखेंगे कि अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, विषम गुणा सम, विषम गुणा सम, और बराबर परिणाम कितना होता है, विषम होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और क्या होगा, विषम का इनवर्स यदि आप करते हो, यानी कोई परम्यूटेशन आपके पास विषम है और विषम का इनवर्स करते हो तो खुद भी क्या आता है, वो विषम ही आता है। तो जो हमें अल्फा मिला था वो भी क्या होगा, अल्फा इनवर्स भी क्या होगा, विषम होगा, और ये जो परिणाम है वो भी विषम मिल गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा बीटा जो अल्फा इनवर्स हम निकाल रहे हैं वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, समक्रमचय का होगा। तो इस वजह से हमने इसको किसका दिखा दिया, A3 का एलिमेंट दिखा दिया, कि प्राप्त परिणाम किसका हो जाएगा, A3 का। किसके कारण, क्योंकि जो रिजल्ट है वो एक समक्रमचय होगा, समक्रमचय से किसके अंतर्गत आते हैं, A3 के अंतर्गत आते हैं। तो हमने लिखा इंप्लाइज दैट कि अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ S3, कि जब भी हमारे अल्फा, फॉर ऑल लिख देता हूं कि फॉर ऑल
अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ S3 कॉमा बीटा इज द एलिमेंट ऑफ A3 इंप्लाइज दैट क्या कि अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ, सदैव किसके लिए होंगे, A3 के होंगे। और जब A3 के एलिमेंट होंगे तो क्या लिख दिया, इंप्लाइज दैट कि हमारा जो A3 है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लागू हो रही है। तो उसके बेसिस पे क्या शो गया हमारा कि जो हमारा A3 है वो क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। हो गई कंडीशन पूरी कि हमें जो A3 को नॉर्मल दिखाना था वो भी हमने यहाँ पर शो कर दिया कि वास्तव में जो A3 है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, हो गई बात पूरी यहाँ पर। तो हमारे पास जो S3 है वो तो एक नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप प्राप्त हो गया और जो A3 है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप तैयार हो गया। अब हमें बनाने हैं क्या, कोसेट्स, और कोसेट्स का क्या बनाना है, सेट, और उस सेट के बारे में जानकारी करनी है कि वो सेट कौन सा होगा, कि वो कॉम्यूटेटिव होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, या कॉम्यूटेटिव होगा, नॉन कॉम्यूटेटिव होगा या कॉम्यूटेटिव होगा। तब S3 अपॉन A3 के अवयव, S3 अपॉन A3 के बारे में हम क्या कह सकते हैं, विभाग ग्रुप कहेंगे इसको विभाग ग्रुप ही हम कह देंगे यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप को लेकर बनने वाले जो जितने भी कोसेट्स होते हैं वह सदैव क्या बनाते हैं, विभाग ग्रुप बनाते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया कि S3 अपॉन A3 विभाग ग्रुप के लिए, कि हमें अब क्या देखना है यहाँ पर कि जो विभाग ग्रुप होगा उसमें अवयव क्या होंगे यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि विभाग ग्रुप में अवयव बनाने के लिए आपको S3 से एलिमेंट लेने होंगे, A3 के साथ उसके लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट्स आपको बनाने होंगे यहाँ पर। तो क्या किया हमने यहाँ पर कि A3 के एलिमेंटों के साथ के लिए उसके कोसेट्स लेना प्रारंभ किया। तो A3 के लिए हमने पहला कोसेट्स लिया, तो क्या लिया, A3 के साथ पहला कोसेट्स कैसे बनेगा, जब हम S3 का पहला एलिमेंट लेंगे, और S3 का पहला एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कौन सा है, 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, आया कि नहीं आया यहाँ पर कि G का पहला एलिमेंट कौन है, 1 2 3 एंड 1 2 3। और इस परिणाम को यदि आप थोड़ा सोचो तो हमने एक परिणाम पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी ग्रुप के लिए या किसी भी सब ग्रुप के लिए कोसेट्स यदि लेते हैं और जिस अवयव को लेकर कोसेट्स बनाते हैं वो भी यदि उसी उपग्रुप का यदि हो तो परिणाम में सदैव हमें वही परिणाम प्राप्त होता है जो वास्तव में हमारा सब ग्रुप था। तो जो हमने एलिमेंट लिया A3 वो एक सब ग्रुप है किसका, S3 का, और जो हमने एलिमेंट लिया है वो भी किसके अंतर्गत है, A3 के अंतर्गत है। तो इस कारण से प्राप्त परिणाम किसके अंतर्गत आ रहा है, A3 के अंतर्गत आ रहा है। और यदि ऐसा नहीं देखना चाहते तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, परिणाम में कितना प्राप्त होगा आपको, A3 यानी जो कहते हैं वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट है वो हमारा किसका चले गया, A3 में। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा एलिमेंट कैसे मिलेगा। दूसरा एलिमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, A3, यानी वही हमारा उपग्रुप, नॉर्मल उपग्रुप। और अब एलिमेंट चेंज करते हैं, एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 और दूसरा आ जाएगा 2 3 1। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रही है कि हमारा सब ग्रुप भी A3 है और जो एलिमेंट ले रहे हैं ये भी किसके अंतर्गत विद्यमान है, A3 के अंतर्गत विद्यमान है। देखो नीचे A3 के अंतर्गत विद्यमान है ना यहाँ पर ये, तो एक ही सब ग्रुप के अंतर्गत से एलिमेंट आ रहा है और उसी के साथ आप कोसेट्स बना रहे हो, तो परिणाम में क्या आएगा आपका, वही सब ग्रुप आ जाएगा। तो ये भी इसी के अंतर्गत चले गया। इसी प्रकार से आगे तीसरे एलिमेंट को आप देखोगे, यानी A3 और A3 की संख्या किसके साथ कराओगे आपकी बात, 1 2 3 और यहाँ से आ जाएगा 3 1 2। तो प्राप्त परिणाम यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो गई कि हमारा सब ग्रुप भी A3 है और जो कोसेट्स हम बना रहे हैं एलिमेंट को लेकर वो भी कहाँ पर विद्यमान है, आपके A3 में विद्यमान है। तो यहाँ पर भी परिणाम कितना आ जाएगा, A3, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पर। तो हमने देखा कि इन तीन एलिमेंटों को लेकर तो एक ही रिजल्ट आपके पास आता है, वो कौन सा आता है, A3 आता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक अवयव हमें क्या प्राप्त हो गया इस S3 अपॉन A3 का, A3 हमें एक अवयव तो ये प्राप्त हो गया। अब बाकी और तीन एलिमेंटों के लिए देखेंगे, तो अब लिखते हैं नेक्स्ट चौथा A3 और A3 के साथ किसको ले लिया हमने अपनी बार, चौथे एलिमेंट को। और चौथा एलिमेंट क्या था, 1 2 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 1 3 2, इस तरीके से। अब इसको लेकर हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो हमें लेकर आना है यहाँ पर। तो हमने देखा A3 का पहला एलिमेंट कौन था, A3 का पहला एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट से जब भी किसी परम्यूटेशन, ये क्या है, एक परम्यूटेशन है यहाँ पर, A3 एक पूरा सेट है, जैसा हम लिखते थे ना Na, कोसेट्स बनाने के लिए Na एक एलिमेंट होता था, ये पूरा सेट होता था। वैसे यहाँ है कि A3 तो क्या है, पूरा एक सेट है और ये क्या है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट है। तो वास्तव में ये जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है ये कोसेट है। ठीक है,
अब देखिए ध्यान से, A3 का पहला एलिमेंट कौन सा है? तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव की संक्रिया यदि मैं इस अवयव के साथ कराऊं या किसी भी अवयव के साथ कराऊं तो परिणाम में मुझे क्या मिलता है? वही अवयव जो का त्यों प्राप्त हो जाता है। तो पहला एलिमेंट तो मुझे क्या हो गया? जो का त्यों, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया उसने, जो का त्यों आपको दे दिया, जैसा अवयव से उसकी संक्रिया कराओगे। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी संक्रिया कुछ इस तरीके से होगी। A3 के एलिमेंटों के साथ ये पहला एलिमेंट अप्लाई होगा, फिर A3 के दूसरे एलिमेंट के साथ ये अप्लाई होगा, और फिर तीसरे एलिमेंट के साथ ये अप्लाई होगा। यदि आपको मैं समझाऊं थोड़ा सा, तो यदि मेरा n इस तरीके का यदि कोई ग्रुप है जहां पर एलिमेंट इस तरीके से हैं A B C D, और इसका एक कोसेट्स में यदि बनाऊं तो उसको लिखूं NA से। इसके कोसेट्स को कैसे लिखूं मैं? NC से यदि लिखूं यहाँ पर, या कुछ और ले लेते हैं, E से लिखूं ताकि यहाँ से अलग हो जाएगा इनसे। तो E को इसको बनाऊंगा कैसे? मैं इसको बनाऊंगा AE BE CE और DE। बात समझ आ गई आपको कि जिस कोसेट को हम बनाते हैं वो एलिमेंट उसके प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है। यहाँ पर ये चीज आपको समझनी है। तो हमने E एलिमेंट को लेकर कोसेट्स बनाया, तो A के साथ E लगेगा, B के साथ E लगेगा, C के साथ E लगेगा, D के साथ E लगेगा, तब जाके हमारा परिणाम आएगा जो कोसेट्स हमें बनाना है। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही ना आपको? तो इसी तरीके से हम जब A3 के साथ इस एलिमेंट को यदि लगाते हैं तो प्राप्त परिणाम में क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है इन अंदर के सभी एलिमेंटों के साथ क्या होगा? गुणा होगा यहाँ पर। तो गुणा करके यदि हम देखें तो हमें परिणाम कैसा मिलेगा? हम इस वर्ग को रफ में लेकर देखते हैं। यहाँ देखिए इधर जो हमारा परिणाम है उसको रफ में करके देखते हैं। तो यहां से देखा हमने पहले एलिमेंट के साथ कि जब इसकी संख्या किसके साथ हुई? 1 2 3, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 3, और इसके साथ कौन लग गया? ये एलिमेंट, यानी कौन सा? 1 2 3 और 1 3 2, ये अवयव हमने लगा दिया। ठीक है, वैसे ही अगले के साथ लगेगा। अगला एलिमेंट कौन सा है आपका? 1 2 3 और 2 3 1, इसके साथ लगाएंगे इसको। कौन किसको? 1 2 3 और 3 2 1, वो 1 3 2। अब तीसरा एलिमेंट के साथ लगेगा, ये किसके साथ? 1 3 1 2 1, और यहां से आ जाएगा 3 2। इसके साथ भी कौन लगेगा? ये वाला 1 2 3, और यहां से आ जाएगा आपका 1 3 2। ठीक है, प्रत्येक के साथ लगा दिया क्योंकि कोसेट्स बना रहे हैं इस वजह से। ये हमारा बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत बंद हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो हमने देखा कि पहले एलिमेंट के लिए कि 1 की संक्रिया 1 पर, 1 की संक्रिया 1 पर, तो 1 ही आपको प्राप्त हो गया, यानी 1 का ऑपरेशन 1 पर। फिर देखा 2 3 पर, और 3 किस पर है? 3 पर। तो यहाँ से हो गया 2 का किस पर हो गया? 3 पर। मिल गया। दोबारा देखो 2 का किस पर हो रहा है? 3 पर। तो 2 को तो हमने लिख दिया। 2 कहाँ पर आया? 3, और 3 कहाँ पर आ रहा है? 3 पर। तो क्या हो गया? 2 का कौन हो गया? 3। फिर और आगे बढ़े, 3 किस पर आ रहा है? 2 पर, और 2 किस पर आ रहा है? 2 पर। तो ये हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया पहले का गुणनफल। दूसरा देखा यहाँ से हमने देखा 1, तो 1 को हमने किसके साथ संक्रिया कराई? 1 की संक्रिया 1 पर, और 1 कहाँ पे आया? 2 पर। तो ये हो गया 1 2, 2 आया 3 पर, और 3 आया 1 पर। तो ये क्या हो गया? 3 2 1 हो गया यहाँ पर। दोबारा देखो 1 की संक्रिया 1 पर, और 1 की किस पर है? 2 पर। तो क्या लिख दिया? 2। फिर 2 की देखा तो 2 की किस पर है? 3 पर, और 3 की किस पर है? 1 पर। तो ये ऐसे हो गया। 3 को देखा तो 3 की 2 पर, और 2 की 3 पर। तो 3 का किससे हो गया? 3 से। ये हमारा अगला हो गया। उससे और आगे यदि मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर, तो मुझे अगले लास्ट वाले में क्या मिलेगा? लास्ट वाले में मुझे क्या प्राप्त होगा? 1 की संक्रिया 1 पर, और 1 की किस पर हो रही है? 3 पर। फिर देखा और आगे 2 की किस पर हो रही है? 3 पर, 2 की 3 पर, और 3 की किस पर हो रही है? 2 पर। फिर देखा 3 की हो रही है 2 पर, 2 की किस पर हो रही है? 1 पर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है उनको गुणा करने पर या कोसेट्स लेने पर। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हमने जो एलिमेंट लिया है वो हमारा ज्यों का त्यों है क्या? जो जैसे हमने पहले लिया था कि हमारा जो A3 है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या कुछ अलग मिला हमें यहाँ पर? तो हमें कुछ ना कुछ अलग मिला यहाँ पर, यानी जैसा का जैसा A3 है वैसा का वैसा हमें नहीं मिला यहाँ पर, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हुआ। क्योंकि देखो एक भी एलिमेंट हमारा A3 का नहीं है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। देखो मिल रहा है यहाँ पर? नहीं मिला। ये जो एलिमेंट है वो सारे के सारे अलग हो गए यहाँ पर। ठीक है, जो भी हमें परिणाम मिला वो अलग हो गया। तो इस परिणाम को मैं क्या लिख रहा हूँ? अलग रूप से लिख रहा हूँ। और इसको कैसे लिख रहा हूँ? इस तरीके से कि A3 और क्या लगा दिया हमने? इसको लिख दिया जो भी आपका परिणाम है हमने इसको अलग से लिख दिया। यहाँ पर जो भी मिलता है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ A3। ये आ जाएगा 1
1, 2 का आ रहा है 3 पर, 3 का आ रहा है 2 पर। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ से कॉमा, 2 का आ रहा है, 1 का आ रहा है किस पर, 3 पर, 2 का 2 पर और 3 का किस पर आ रहा है, 1 पर। एक परिणाम मुझे जो तीसरा मिला वो मिला है मुझे यहाँ पर 1, 2, 3, 3 का 3 पर, 2 का 1 पर और 1 का 2 पर, इस तरीके के यही देखो आपको यहाँ मिल रहे हैं यहाँ पर जो कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो A3 डॉट ये हमें जो मिला है उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आगे का जो रिजल्ट होगा उसको भी हम देखते हैं, यहाँ पर आगे का रिजल्ट क्या मिलेगा। तो आपकी बार हम A3 की संख्या किसके साथ कराएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, तो इसके साथ करा के देखते हैं और फिर देखते हैं परिणाम को यहाँ पर। तो यहाँ लिखता हूं मैं इस चीज को इसी प्रकार, ये हमारा रफ वर्क था, इसको मैंने यहाँ से नोट करके नीचे उतार लिया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा आपका, नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारा A3 की संक्रिया। A3 की संक्रिया की बार हम किससे कराएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट से। और नेक्स्ट एलिमेंट था आपका, वो तो हमने मिटा दिए सारे, चलो जो भी हो यहाँ से ले लेंगे। अभी तक हमने कौन सा लिया था, 1 1 वाला ले लिया। अब की बार लेंगे हम दूसरा। तो 1 का तो हो जाएगा 2 का तो 2 पर और 1 का हो जाएगा 3 पर, 3 का हो जाएगा 1 पर। तो इसके साथ कराएंगे इसके बाद। तो इसके साथ करा के यदि आप देखो इसको, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको यही प्राप्त होगा। चाहे आप गुणनफल करके देखोगे तो आपको परिणाम में क्या मिलेगा, यही आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो इसका परिणाम भी क्या होगा, वही होगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको रफ में करके देखना, आपको परिणाम वही मिलेगा जो हमारा पहले वाला था यहाँ पर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का 1 पर, 2 का 3 पर और 3 का किस पर आ जाएगा, 2 पर। अगेन यहाँ से किसका आ जाएगा, 1 का 3 पर, 2 का 2 पर और 3 का किस पर आ रहा है, 1 पर। यहाँ से देखा लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, 1 का किस पर आ जाएगा, 2 पर और 2 का आ जाएगा 1 पर और 3 का किस पर आ जाएगा, 3 पर। ठीक है, तो ये हमारा अगला परिणाम होगा। वैसे ही हम लास्ट वाले के साथ देखें यहाँ पर, तो लास्ट वाले के साथ हमारा कौन सा आ जाएगा, अब की बार होगा हमारा 1 का आ जाएगा 2 पर, 2 का आ जाएगा 1 पर, 3 का किसके साथ आ जाएगा, 3 पर। ये हमारा अगला एलिमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका परिणाम भी यही मिलेगा जो हमने ऊपर प्राप्त किया था। तो हमने देखा कि जब हमने इनके कोसेट्स निकाले तो हमें दो प्रकार के कोसेट्स मिल रहे हैं। एक तो कौन सा कि सेम मिल रहा है बिल्कुल जो कहते हो कि A3 हमें जो कहते हो प्राप्त हो गया, और 3 अवयवों में क्या हो रहा है, हमें दूसरे प्रकार का प्राप्त हो रहा है। तो फाइनली हमने देखा कि जो हमारा S3 अपॉन जो A3 था, S3 अपॉन जो A3 था, उसमें अवयव आपको क्या मिले, एक तो मिल गया आपका जो कहते हो हमने जो सब ग्रुप लिया था वो। और ये हमारी डेफिनेशन भी है कि यदि आप नॉर्मल सब ग्रुप को लेकर यदि आप विभाग ग्रुप बनाते हो तो विभाग ग्रुप में एक तो हमारा पूरा पूरा उपग्रुप भी आता है। तो वो देखो जो कहते हो आ गया, हमारा जो A3 था वो जो कहते हो आ गया। और दूसरा एलिमेंट कौन सा आ रहा है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 1 3 2 3, यहाँ जाएगा 3 2, और एक साथ लिखता हूं मैं इसको बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत, एक आ जाएगा आपका 1 3 2 2 3 1, और एक आ जाएगा आपका लास्ट वाला आ जाएगा आपका 1 2 2 1 3 3। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने देखा कि हमारा जो S3 अपॉन जो A3 था, यानी जो विभाग ग्रुप हमें मिला उसमें मात्र 2 एलिमेंट है, अर्थात विभाग ग्रुप S3 अपॉन A3 में अवयवों की संख्या या ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन A3 कि इसका जो ग्रुपांक है, किसका, इस विभाग ग्रुप का, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप का क्या होता है, ग्रुपांक होता है, उसका ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर कितना प्राप्त हो गया आपको, 2, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने हैं, एक तो खुद और एक ये। तो हमने इसका ऑर्डर कितना देखा, 2। और अब हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है किसके लिए, जो हमारे कॉम्यूटेटिव जो ग्रुप होते हैं उनके लिए या आवेली ग्रुप के लिए, कि यदि किसी ग्रुप का ग्रुपांक इवन होता है या सम संख्या होती है तो उस कंडीशन में वह जो ग्रुप होता है सदैव कॉम्यूटेटिव होता है, या यूं कहीं कि सम ग्रुपांक वाला प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, सदैव एक आवेली ग्रुप होता है यहाँ पर। तो हम जानते हैं चूंकि सम ग्रुपांक या इवन
इवन ऑर्डर का प्रत्येक ग्रुप आबेली होता है। तो हमारे जो हमें विभाग ग्रुप हमने जो बनाया है S3/A3, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 है, और ये क्या होगी एक सम संख्या होगी। तो इसका जो ऑर्डर है वो भी हमें सम मिला, और सम के बेसिस पे क्या कह देंगे कि हमारा जो S3/A3 है विभाग ग्रुप ये क्या होगा आपका बराबर क्या होगा एक आबेली ग्रुप होगा। यानी हमने जिस ग्रुप को बनाया है, जिस विभाग ग्रुप को बनाया है, वो कौन सा बनाया है, एक आबेली ग्रुप बनाया है। और जबकि S3 यहाँ पर क्या था, यानी जिस ग्रुप से इसका फॉर्मेशन हुआ है S3 वो क्या है एक अनाबेली ग्रुप है। तो यही आपका कंट्राडिक्शन है कि जिस ग्रुप को लेकर चले हैं वो तो खुद तो क्या है अनाबेली ग्रुप है, लेकिन जिस विभाग ग्रुप को बनाया है वो कौन सा है आबेली ग्रुप है। तो हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि प्रत्येक आबेली ग्रुप का विभाग ग्रुप सदैव आबेली होता है, बट कन्वर्ज इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यहाँ पर कि उसका जो विलोम है वह सदैव सत्य हो ये कोई जरूरी नहीं है। और वो किसके माध्यम से समझा, हमने जो एग्जांपल लिया था उसके लिए कि हमने जिस ग्रुप को लिया था S3 को वो खुद तो क्या था अनाबेली ग्रुप यहाँ पर, लेकिन उसका विभाग ग्रुप क्या बना एक आबेली ग्रुप बना यहाँ पर। ठीक है, तो यही इसका क्या है कन्वर्ज का एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रत्येक आबेली ग्रुप का विभाग ग्रुप सदैव आबेली होगा। बट यदि विभाग ग्रुप आबेली हो तो ये जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप जिस ग्रुप से वो बना है वो खुद भी क्या हो आबेली ग्रुप हो यहाँ पर। ठीक है, जहां S3 हमारा क्या था ग्रुप था अनाबेली है या नॉन कॉम्यूटेटिव है, कि जो हमारा विभाग ग्रुप मिला वो तो हमें क्रमहीन में मिला, लेकिन जिस ग्रुप को लेकर हमने ये बनाया है वो खुद क्या है एक नॉन कॉम्यूटेटिव है, और यही आपको प्रूव करना था यहाँ पर। तो आगे लिख दिया implies that converge is true, converge is not true, कि इसका विलोम सत्य नहीं है यहाँ पर, कि जो हमने लिखा था जो हमें प्रूव करना था वो सत्य नहीं है यहाँ पर। और यही आपको दर्शाना था यहाँ पर कि प्रत्येक आबेली ग्रुप का विभाग ग्रुप सदैव आबेली होता है, लेकिन इसका कन्वर्ज सदैव सत्य हो ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए।